नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे ये वीडियो जो है कि बीएड की क्लास के लिए है, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सब्जेक्ट है आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर में कहीं-कहीं है, कहीं-कहीं फर्स्ट ईयर में है। तो यूनिवर्सिटी वाइज़ आप देख लीजिए, आपके जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, आप देख लीजिए जहाँ पे ईयर वाइज़ होगा वहाँ पे ये सेकंड ईयर में होगा ये पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इस वीडियो में हम समझ रहे थे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन को लेकर के मैं वीडियो बना रहा था, जिसमें कि हम देखे थे कुछ पॉइंट को देखे थे और जो इस जो वीडियो में देखेंगे हम कि वीडियो में हमको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। देख सकते हैं हमने कल देखे थे यहाँ पे मूल्यांकन छात्रों की कठिनाइयों या कमियों में, देख सकते हैं कुछ पॉइंट हमने देखे थे यहाँ पे। आज हम इसमें जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी प्रकारों को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, जो कि 3 भागों में मूल्यांकन को डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। अब दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। पहले देख लेते हैं प्रकार, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद आता है कि सतत मूल्यांकन। अब देखते हैं कि दक्षता मूल्यांकन क्या होता है। पहला नंबर में देख सकते हैं आप दक्षता मूल्यांकन। यहाँ दक्षता मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले लिखा गया यहाँ पे कि शिक्षा की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, देख सकते हैं शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसके प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों के अधिगम दक्षता का विकास होता है। अधिगम जो सीखने की एबिलिटी है, जो सीखने की जो दक्षता है, क्षमता है, उसका विकास होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए उनका जो है कि मूल्यांकन करना होता है। जो मूल्यांकन किस तरीके का होता है, रचनात्मक तथा विकासात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। उसका जो मूल्यांकन किस किस दृष्टिकोण से किया जाता है, मूल्यांकन तथा विकासात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। अब मूल्यांकन का यह तरीका जो है दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। जब हम किसी भी छात्र का मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, उसका रचनात्मक तरीके या विकासात्मक तरीके से हम करते हैं। इस दृष्टिकोण से करते हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण से और विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं किसी भी छात्र का मूल्यांकन, तो ये कहलाएगा कंटम्पेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। देख सकते हैं कंटम्पेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, ये कहा जाता है क्या, तो कंटम्पेंसी बेस्ड इवेल्युएशन यानी दक्षता आधारित मूल्यांकन कहा जाता है। देख सकते हैं अब नेक्स्ट जो इसी में से पॉइंट निकल के आता है, इसके द्वारा अब ये जो है कि किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा और उनके व्यवहार में कौन सी परिवर्तन परिलक्षित हुई, यानी कि कौन से परिवर्तन आए उस छात्र में। ये चीज जानने होते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन में। और दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी और देख सकते हैं शिक्षार्थी या विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का आकलन किया जाता है। किसका, रचनात्मक कौशल का जो है आकलन किया जाता है, रचनात्मक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इसके विपरीत छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के होने वाले, देख सकते हैं इसके विपरीत छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन आकलित करने के लिए व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग लाया जाता है। अब जो है कि छात्रों में संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होने वाले जो भी परिवर्तन हुआ है उसको आकलन करने के लिए हम व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर देख सकते हैं, अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन का केंद्र बिंदु है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि दक्षता आधारित जो मूल्यांकन है वो क्या है, तो सेकंड वाला है व्यापक मूल्यांकन, उसका केंद्र बिंदु है। देख सकते हैं केंद्र बिंदु है, किंतु आकार के स्वरूप से व्यापक मूल्यांकन की अपेक्षा जो है छोटा है। तो ये जो दक्षता मूल्यांकन है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है, ये व्यापक मूल्यांकन से छोटा है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर छात्रों के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जब प्राथमिक स्तर पर जब हम शिक्षण अधिगम उपागम हेतु, देख सकते हैं शिक्षण अधिगम उपागम यानी कि जब हम शिक्षण करवा रहे होते हैं, जब सिखा रहे होते हैं, तब उसमें जो उपागम यानी कि जो हम टूल यूज करते हैं, जो हम तरीका यूज करते हैं, ये बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं ध्यान दिया जाता है किस बिंदु पे, कौन कौन से बिंदु पे ध्यान दिया जाता है, तो देख सकते हैं जो अब यहाँ से निकलता है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन हम किस तरीके से करते हैं, ये चीज यहाँ पे निकलता है दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम। अब दक्षता आधारित जो न्यूनतम अधिगम क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रदत्त शिक्षण सामग्री का उपयोग, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, वो जो उसमें उसके अंतर्गत जो भी प्रदत्त शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री यानी कि
TLM जिसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो जो है उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त अधिगम का दक्षता आधारित एवं व्यापक मूल्यांकन। उपयुक्त अधिगम का जो अधिगम है उसका क्या करना चाहिए, तो दक्षता आधारित और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम, छात्रों की दक्षता पर आधारित क्या, तो न्यूनतम अधिगम की जांच या विश्लेषण करना है। जब दक्षता आधारित हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो न्यूनतम अधिगम जो है उसकी जांच करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कि छात्रों में की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि जिससे कि छात्रों में दक्षता एजिबिलिटी ग्रहण करने की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 2 के छात्र हैं, उनको क्या दिया जाता है, कक्षा 2 के छात्र को क्या दिया जाता है, तो 1 से 100 तक की गिनती का अभ्यास कराते हैं। 1 से 100 तक का जो पहला प्राथमिक विद्यालय कक्षा 2 के जो स्टूडेंट है उसे 1 से 100 तक की गिनती करवाते हैं और उन्हें गिनती की संख्याओं को लिखना जो है सिखाते हैं, लिखना, उन गिनतियों की संख्या को लिखना सिखाते हैं। अब ये तो देख सकते हैं, तो निम्नलिखित दक्षताएं सम्मिलित होती हैं। देख सकते हैं इनमें कौन कौन सी दक्षताएं आएगी छात्र में, तो पहला जो दक्षता आएगा, ये प्रक्रिया कराने के बाद दक्षता आएगा, देख सकते हैं पहला नंबर में कि संख्याओं की धारण यानी संकल्पना, वो संख्याओं को सीख जाएगा, संख्याओं को समझ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संख्याओं की पहचान कर लेगा, देख सकते हैं संख्याओं को पहचान लेगा और संख्याओं को लिखना आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, तो संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम भी वह जान पाएगा इस माध्यम से। देख सकते हैं उसके बाद जो है इसमें पूर्ण रूपेण दक्षता प्राप्त करना ही अधिगम है। इसमें जो ये पॉइंट निकल गया है 4 ठो, तो ये प्रक्रिया कराने के बाद उसमें पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त कराना ही क्या कहलाएगा, तो अधिगम कहलाएगा। और इस अधिगम की जांच हेतु शिक्षक आधारित दक्षता, देख सकते हैं इस अधिगम की जांच हेतु शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन का सहारा ले सकते हैं। अब जो ये अधिगम करवाया गया बच्चों के साथ, बच्चों में ये अधिगम करवाया गया, बच्चों को गिनती सिखाई गई, तो उसमें निश्चित तौर पे इसमें ये 4 पॉइंट निकल के आएंगे, ये चीज को उन्होंने जाना। तो ये इसके लिए हमको जानने के लिए इसके जो मूल्यांकन करने के लिए हमें कौन सी उपकरण का प्रयोग करना होगा, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग करना होगा। यहाँ देख सकते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक उन कारणों का पता लगा लेते हैं जिनके कारण से बालक अपेक्षित स्तर तक सीख पाने में असमर्थ है। देख सकते हैं जहाँ तक हमने लक्ष्य रखा था कि बच्चा ये चीज इस प्रक्रिया के थ्रू सीख लेंगे, तो जब इस चीज को नहीं सीख पाते, इसमें असमर्थ होते हैं, तो इसके लिए हमको जानने के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिक्षक को कक्षा में समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और जिससे कि छात्र की दक्षता आधारित स्थिति का ज्ञान हो सके और अधिगम को आप अच्छे बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक मूल्यांकन यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत, जब हम पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, तभी हम जो है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन कर सकते हैं और किया जाता है। देख सकते हैं छात्रों में दक्षता सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, किंतु छात्रों की जो दक्षता के लिए हमें अतिरिक्त उनमें संज्ञानात्मक, देख सकते हैं अतिरिक्त जो है कि क्या संज्ञानात्मक पक्ष, भाव, देख सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, भाव पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं दक्षता के लिए अतिरिक्त जो हम ज्ञान दे रहे होते हैं उसमें, तो इसमें क्या होता है, तो संज्ञानात्मक पक्ष, भाव पक्ष और क्रियात्मक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं साथ ही साथ, जिनके मूल्यांकन, देख सकते हैं जिनका मूल्यांकन दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता है। देखिए कि मूल्यांकन जो है कि दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता है, इसलिए छात्रों के चहुमुखी विकास हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। छात्रों के जो चहुमुखी विकास हेतु क्या होती है, तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चहुमुखी विकास के लिए व्यापक मूल्यांकनों की आवश्यकता होती है।
अब देख सकते हैं व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से छात्रों में निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। कौन-कौन से पॉइंट निकल के आता है इससे कि व्यक्तिगत देख सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण, व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यानिष्ठा और नियमितता, समाज सेवा आदि गुण सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें के अंतर्गत जो व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण है, जब हम व्यापक मूल्यांकन करा रहे होते हैं, बच्चे को व्यापक मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब उनमें कौन-कौन सी तो ये गुणों की जो है कि व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुणों की जो सम्मिलित होती है और उसमें आता है, तो ये देख सकते हैं इसमें कौन-कौन से समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व, भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठा, नियमितता, समाज सेवा इत्यादि गुणों का सम्मिलित होता है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएँ। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएँ के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है कि वाद-विवाद वाद-विवाद यानी कि डिबेट या खेल-कूद देख सकते हैं, भाषण, नाटक, तैरना, स्काउटिंग तथा कार्य अनुभव आदि क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिनका मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। इन सभी चीज़ों का भी मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन का अंदर आता है, जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप कह सकते हैं इसमें। देख सकते हैं अगला पॉइंट जो निकल के आता है व्यापक मूल्यांकन में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य विवरण। अब बच्चा के जो चाइल्ड है उसमें स्वास्थ्य का भी विवरण लिया जाता है, स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र की लंबाई क्या है, भार क्या है, उसका जो भार है वो लंबाई के अनुपात में है या नहीं है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास कैसा है आदि सम्मिलित होते हैं, तब इसे स्वास्थ्य विवरण में लाया जाता है और इसके थ्रू व्यापक मूल्यांकन भी किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की अभिरुचियाँ। छात्रों की किस चीज़ में अभिरुचि है, इसके अंतर्गत क्या तो साहित्य, संगीत, कला तथा प्राकृतिक दर्शन सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत जो है छात्रों में किस तरीके का साहित्य है, साहित्य लेखन का भी परीक्षा होता है, संगीत कला का भी परीक्षा होता है। अब देखेंगे इसमें जो छात्रों की किस चीज़ का तो साहित्य, संगीत, कला तथा संस्कृति जो है संस्कृति तथा प्राकृतिक दर्शन का जो मूल्यांकन किया जाता है, तो वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ देख सकते हैं अभिवृत्तियाँ में देखें तो इसके अंतर्गत क्या आता है तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता सम्मिलित होता है। जब हम इन सभी मूल्यों का जब मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब हमें जो है कि किस चीज़ का तो अभिवृत्ति का हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ये अंतर्गत आता है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मूल्यांकन के प्रकार के रूप में है, देख सकते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी सतत मूल्यांकन। अब देखते हैं सतत मूल्यांकन में क्या होता है, तो यहाँ जानेंगे सतत मूल्यांकन योजना के अंतर्गत देख सकते हैं सतत मूल्यांकन जो है योजना को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। जब सतत मूल्यांकन किया जाता है तो सतत मूल्यांकन योजना को जो क्या कहते हैं आप क्या कह सकते हैं तो निरंतर मूल्यांकन योजना भी कह सकते हैं। इसमें कि सतत मूल्यांकन का आशय है कि सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि उस परीक्षण से है कि जिससे छात्रों के अध्ययन एवं उपलब्धियों को प्रति माह लेखा-जोखा लिया जाता है। प्रति माह हम बार-बार उस छात्रों का जब मूल्यांकन करते हैं बराबर, तो ये कहलाता है सतत मूल्यांकन। यानी कि सतत मूल्यांकन पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस 10 इकाई में विभक्त कर दिया जाता है। जब देख सकते हैं कि जब संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाई में विभक्त किया जाता है और इकाई वाइज जो है एक्सरसाइज वाइज, यूनिट वाइज एग्जामिनेशन लेकर के मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं प्रति माह उस इकाई का अध्यापन कराने के बाद स्वाभाविक रूप से परीक्षण किया जाता है, जिसका व्यवस्थित अभिलेख रखा जाता है। देख सकते हैं जिसका व्यवस्थित उन सभी जो है मूल्यांकन का रिजल्ट को रखा जाता है और प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन पद्धति कहीं प्रचलित है। ये जो मूल्यांकन है प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन कहीं प्रचलित है, सभी जगह ये मूल्यांकन नहीं करवाया जाता है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा कि सतत मूल्यांकन की मौलिक स्वरूप को होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर मूल्यांकन नहीं करवाया जाता है, जिस तरीके से वहाँ होना चाहिए सतत मूल्यांकन का स्वरूप है, जो मौलिक स्वरूप है उस तरीके से। यहाँ कह रहा है कि इससे मात्र ज्ञानार्जन
कि शैक्षिक कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसके जो है इससे मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है तो शैक्षिकोत्तर उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसमें शैक्षिकोत्तर उपलब्धियों का जो कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि कक्षा उन्नति, ऐसे होते कक्षा उन्नति, यानी कि जब हम कक्षा में उन्नति करते हैं, यानी कि कक्षा में जब आप अच्छे मार्क लाते हैं का एकमात्र साधन होता है क्या तो वार्षिक परीक्षा। आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक ला लें और उसके परिणाम होते हैं, देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा के परिणाम होते हैं। इस प्रथा के परिणाम से सभी भली भांति प्रचलित है। इसे क्या कहता है इसी जो है मोर्टेलिटी है, जो परिणाम है, जो कि मेन परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक ला ले परिणाम के पर आधारित हो जाते हैं। जैसे कि सत्रांत के जो सत्र के जो अंत में 20 वर्ष के अंत में विद्यार्थी द्वारा चुनिंदा पाठ्यांशों की पढ़ाई स्पष्ट शैक्षिक लाभ के विपरीत है, देख सकते हैं। स्पष्टतः शैक्षिक लाभ के विपरीत है, देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में सत्र के लास्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क लाने होते हैं उस सब्जेक्ट का आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो ये विपरीत है, देख सकते हैं। संपूर्ण स्कूल संकल्पना के कार्यक्रम में अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का एक स्वाभाविक, देख सकते हैं, संभावित समाधान है। देख सकते हैं यहाँ पे कि इस समस्या का एक संभावित समाधान क्या है तो सतत मूल्यांकन है के माध्यम से छात्रों की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा। देख सकते हैं इन तथ्यों का प्रयोग एक ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण, देख सकते हैं, के रूप में किया जा सकेगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि छात्रों में व्यक्तित्व और विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सकेगा और जो है कि छात्रों के उद्घोषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। जो शिक्षा का उद्घोषित लक्ष्य है, जो छात्रों के द्वारा उद्घोषित लक्ष्य किया है, जो कि उसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं इस पृष्ठपोषण यानी फीडबैक के से जो है न केवल विद्यार्थियों के मापन, देख सकते हैं, न केवल विद्यार्थियों के मापन, वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी अपितु उसकी कुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने की इस प्रकार की एक रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा देख सकते हैं अधिकतम विकास की व्यवस्था को भी सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार जो है कि सतत मूल्यांकन के परिणाम में शीघ्र प्राप्त हो सकेंगे और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है कि स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य के प्राप्त करने का एक साधन मात्र होगा। अब कह रहा है कि ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र साधन हो पाएगा। इसमें कह रहे हैं कि विद्यार्थी के भय से मुक्त हो सकेंगे तथा विद्यार्थी जो है भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन हेतु तत्पर बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए ये एक प्रकार का एडवांटेज हो गया। यहाँ से आप इसको पॉइंट वाइज बना करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम में शीघ्र प्राप्त हो सकेंगे। सतत मूल्यांकन के जो है कि स्वयं लक्ष्य न होकर उसे लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन मात्र होगा। देख सकते हैं साधन के रूप में ऐसे करके आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं इसको। ये एक एडवांटेज के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो एडवांटेज है उसके रूप में यहाँ देख सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। ये जो सतत मूल्यांकन है सार्थक ज्ञान यानी कि जो सार्थक ज्ञान है, सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, राइट नॉलेज एंड निदान, देख सकते हैं ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करेगा। जो सार्थक निदान है, फैक्ट है, जो राइट नॉलेज है उसका प्राप्त करने में या उसको उपचार करने में प्रशस्त होगा इसका पथ। यदि एक शिक्षक अपने ज्ञान एवं कार्य कुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी के ज्ञानार्जन की कठिनाइयों और उनके कारणों का निदान करने के लिए कर सके तो उसे उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर उसे प्रगति, देख सकते हैं, अपनाकर जो है कि उसके प्रगति रोध एवं क्षमता को कम कर सकता है।
यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। जब आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करा रहे होते हैं, तो आप उसके थ्रू आप उसके प्रगति रोध जो उसके प्रगति में जो बाधा है, उसको जो दिक्कत है, उसके जो है क्षति पर जो काम कर सकते हैं, आप उसके क्षति को कम कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको क्षति आ रहा है, उसके जो है दिक्कत आ रहा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसको आप निश्चित तौर पे अगले सत्र में, अगले चैप्टर में उसको कम कर सकते हैं। ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि इस तरह उसे अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो सकता है। अब जो है कि सार्थक ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पे, कि सार्थक ज्ञान जो है विद्यार्थी का वांछनीय कार्य क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास, जिससे कि भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। मैंने कहा था राइट नॉलेज, सही ज्ञान जो प्राप्त किया जा सके, जो सार्थक ज्ञान कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं सार्थक ज्ञान कई तथ्यों पर निर्भर हो सकता है, जैसे कि विद्यार्थी की रुचि क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, ज्ञानार्जन के लिए उपलब्ध समय क्या है, तथा शिक्षा से लाभ उठाने की क्षमता उसमें क्या है। तो इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के एडवांटेज को मैंने इसमें ये जो पॉइंट वाइज कर दिया। और ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में लिखा गया था, इंट्रोडक्शन रूप से आप में लिख सकते हैं कंटिन्यूअस CCE के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद है सतत मूल्यांकन का आयोजन, देख सकते हैं एफर्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन का जो आयोजन है किस तरीके से हम करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षाएं हमारी व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। यहाँ देख सकते हैं हमारी जो परीक्षाएं हैं हमारी शिक्षा पर क्या तो बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए होता है क्योंकि जो है कि अधिकांश रूप से परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों की सफलता का मापन किया जा सकता है। यहाँ पर जो विद्यार्थियों का सफलता का मापन किया जाता है, ये जो इसीलिए ये बहुत प्रभावी होता है शिक्षा के लिए। यहाँ देख सकते हैं इस जो है कि इस मापन का उद्देश्य इस मापन का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों के वर्गीकरण और प्रमाणीकरण, देख सकते हैं प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण, देख सकते हैं कौन कौन चीज, तो वर्गीकरण, प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण होता है। जब हम मूल्यांकन लेते हैं किसी भी छात्र का, तो उसमें उसका हम श्रेणीकरण कर रहे होते हैं और प्रमाणीकरण कर रहे होते हैं या फिर वर्गीकरण कर रहे होते हैं। तो इसके माध्यम से आप छात्रों में ये पॉइंट सबको कर रहे होते हैं, तभी आप उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं। इसमें कि विद्यार्थियों की कमजोरी, देख सकते हैं आप क्या क्या करते हैं इसके अंतर्गत, तो विद्यार्थी की कमजोरी के निदानीकरण और शैक्षणिक योजना के कुशलताओं के मूल्यांकन, देख सकते हैं शैक्षणिक जो योजना है उसके कुशलताओं का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, और ज्ञानार्जन आदि को सुधारने एवं निर्देशन करने की परीक्षा या जो महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, इसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये चीज कहलाएगा क्या, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ही जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, देख सकते हैं जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो आयोजन है किस तरीके से करते हैं, किस लिए करते हैं, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी लगभग, देख सकते हैं आगे पॉइंट निकल के आता है कि उसकी लगभग पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है। देख सकते हैं उसकी जो है लगभग पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप समस्त शिक्षक जो है कार्यक्रम परीक्षा परक हो गया है। देख सकते हैं संपूर्ण जो शैक्षिक कार्यक्रम है ये जो परीक्षा परक हो गया है, जो परीक्षा के लिए ही किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं परिणाम स्वरूप समस्त कार्यक्रम परीक्षा परक हो गया है। शिक्षक के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह किसी न किसी ढंग से विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करे। देख सकते हैं तो ये इस वीडियो में हम जाने कि क्या मिलती है विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर के पॉइंट निकल के आ रहा था। इसमें आगे बहुत सारे बात लिखे हुए हैं, देख सकते हैं इसमें कि लास्ट पॉइंट देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि इसके मूल्यांकन को संपूर्ण शिक्षण और ज्ञानार्जन का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिलेगी और रटाई के अपेक्षा ज्ञानवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा शैक्षिक निवेश की प्रक्रिया स्वरूप में सुधार होगा। तो ये पॉइंट निकल के आ रहा था। मूल्यांकन के प्रकार को हमने देखा कि किस तरीके से मूल्यांकन का प्रकार 3 प्रकार से यहाँ पर बताया गया था और तीनों प्रकार को हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, देख सकते हैं आपके नीचे शो हो रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।